हेलो बच्चों, मैं आज का लेक्चर है कंसिडरेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। व्हाट इज़ द मीनिंग बाय कंसिडरेशन में क्या क्या आता है, कंसिडरेशन किसको बोलेंगे हम यहाँ पे जीएसटी में, वॉट एवर सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केस सिनेरियो यहाँ पे देखेंगे कि कंसिडरेशन किसको बोलेंगे किसको नहीं, वॉट एवर बराबर। तो पहले तो यहाँ पे दे रखा है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन इज अ पेमेंट, बराबर है। तो हम जानते हैं कंसिडरेशन मीन्स के हमने लॉ में भी पढ़ा है, बराबर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ा है, कहीं पढ़ा है कि कंसिडरेशन का मीनिंग होता है पेमेंट, बराबर है, वो तो बेसिकली बात है। लेकिन जीएसटी में कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, कंसिडरेशन किसको बोलेंगे, कंसिडरेशन मनी में ही कवर होगा या कोई अदर काइंड ऑफ में कवर होगा, वॉट एवर। तो आगे क्या बोलता है, कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ द मनी, इट कैन बी मनी और इट कैन बी काइंड, बराबर है। मैंने अभी बोला कि मनी में यहाँ पे ओनली नहीं कवर होता है, यहाँ पे मनी और किसी काइंड में भी कवर होगा, बराबर। इट कवर एनीथिंग विच माइट बी पॉसिबल डन, बराबर है, गिवन और मेड टू एक्सचेंज फॉर द समथिंग एल्स, बराबर है। कोई भी ट्रांजेक्शन में किसी कोई वैल्यूएबल थिंग्स की आपले हो रही है तो भी उसको हम कंसिडरेशन मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया है काइंड, बराबर है। फर्दर, कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज बी फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ दिस सप्लाई, इट कैन आल्सो बी मेड बाय अ थर्ड पर्सन, बराबर है। तो क्या बोल रहा है कि कभी ऐसा भी होता है रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस हमको कंसिडरेशन नहीं देंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और पर्सन हमको कंसिडरेशन देंगे। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि कंसिडरेशन हमको उसी के पास से मिलना चाहिए कि जो भी हमारा गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, कंसिडरेशन मिलना चाहिए, किसी और पर्सन के पास से मिले भी तो भी कंसिडरेशन मानेंगे, और वो गुड्स और सर्विस का जो भी रिसिपिएंट है उसके पास से भी मिले तो भी हम कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन कंसिडरेशन कब मानेंगे, जब भी मनी और जब भी और मीन्स के काइंड में भी कुछ समथिंग हमको रिटर्न हो रहा है हमारी सप्लाई ऑफ द सर्विस और सप्लाई ऑफ द गुड्स के अगेंस्ट में, तो उसको हम कंसिडरेशन मान लेंगे, बराबर है। बस यहाँ पे वही बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ है नहीं, बराबर है, बेसिकली दे रखा है। बाद में क्या बोल रहा है, हावेवर द सब्सिडी by the central government and state government is a not consideration as a consideration, बराबर, नॉट कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। कोई भी सब्सिडी मिली है, पहले तो बाद में यहाँ बता दो, ये ओनली एक लाइन यहाँ पे लिखी है, लेकिन कंसिडरेशन में कब इंक्लूड करना है कब नहीं इंक्लूड करना है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन में सब्सिडी को कैसे इंक्लूड करना है कैसे नहीं इंक्लूड करना है, बराबर। यहाँ पे ऐसा समझ लो कि सब्सिडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास से मिली है तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, मीन्स क्या कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे वो करता है। लेट से हाँ, मेरी किसी भी गुड्स की वैल्यू है 15 रुपीज़, बराबर। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास से 10 रुपीज़ एक सब्सिडी मिली है, तो मैं अभी चार्ज कर रहा हूँ 5 रुपीज़, बराबर है, किसी भी कस्टमर के 5 रुपीज़ में चार्ज कर रहा हूँ। ये मुझे कोई पर यूनिट मिली हुई है, मैं क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सब्सिडी में अभी हम देखेंगे बाद में, सब्सिडी का पूरा टॉपिक कवर करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि सब्सिडी क्या है, कैसे इंक्लूड होता है, कैसे इंक्लूड नहीं करनी है, बराबर। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक पर यूनिट का भाव है, ये पर यूनिट जो हमको सब्सिडी मिली है वो है, और ये हम पर यूनिट अभी कस्टमर के पास से चार्ज कर रहे हैं आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द सब्सिडी। तो हम इसमें से कंसिडरेशन मीन्स के ट्रांजेक्शन वैल्यू में किसको कंसिडरेशन ले, बराबर है, इसको ले या इसको ले, बराबर है। तो अभी यहाँ पे क्लियरली ऐसा बोला है कि हमको सब्सिडी इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके लिए हम ट्रांजैक्शन वैल्यू 5 रुपीज़ मानेंगे आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द सब्सिडीज, बराबर है। बस वही बात कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, अ डिपॉजिट गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विस और बोथ शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट मेड फॉर अ सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाइज द सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। मीन्स अभी क्या होता है किसी किसी केस में कि चलो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, बराबर। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल लेट से मैं यहाँ पे आपको एक बोल देता हूँ कि हाँ, एक मयूर है
और एक है चिंतन, बराबर है। अभी मयूर गया, कहाँ गया? चिंतन के पास, और वो बोला कि एक काम कर भाई, मुझे तू 5,000 की कोई गुड्स सप्लाई कर, बराबर है। 5,000 की सप्लाई कर किसी चीज़ की गुड्स की, बराबर है। तो मयूर और चिंतन बोथ आर अनरिलेटेड, अननोन पर्सन है, बराबर, अननोन पर्सन, बराबर है। तो क्या हो रहा है, बहुत सारा अननोन है। तो एक ने बोल दिया, चिंतन ने बोल दिया कि चल मैं तुझे 5,000 की सप्लाई गुड्स की अमाउंट, मीन्स के 5,000 की वैल्यू ऑफ द अमाउंट, सॉरी 5,000 की कोई मैं आपको गुड्स सप्लाई करूँगा, 5,000 की अमाउंट की कोई गुड्स आपको सप्लाई कर रहा हूँ, बराबर, मैं कर दूँगा। लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि तू मुझे आफ्टर द मिलेगा और मुझसे वो गुड्स की डिलीवरी ले लेगा, बराबर, या ऐसा बोलेगा वो, ठीक है। तो मयूर क्या बोल रहा है, एक काम कर चिंतन, तो अभी 2,000 रुपीज़ एज अ डिपॉजिट ले ले, बराबर है, डिपॉजिट ले ले, और तू मुझे कैंसल में ऑर्डर करूँ तो मुझे डिपॉजिट वापस मत करना, बराबर है। वो कंडीशन पे वो डिपॉजिट देगा किसी को, चिंतन को। अभी आगे क्या होता है कि लेट से ये 1 तारीख को ये ऑर्डर दिया मयूर ने चिंतन को, और 5 तारीख को चिंतन ने मयूर को गुड्स डिलीवर्ड कर दिया, बराबर है, मयूर को गुड्स डिलीवर्ड कर दिया। अभी आगे जाके क्या होगा कि पेमेंट करने की बारी आएगी। तो पेमेंट टोटल तो 5,000 रुपीज़ का करना है, क्योंकि ऑर्डर तो 5,000 रुपीज़ का ही था। तो अभी चिंतन ने बोला मयूर को फ़ोन करके, यार अभी तुम्हारा जो भी पेमेंट है वो मुझे दे दो 5,000 रुपीज़ का। तो चिंतन ने बोला, एक काम कर, अभी मैं तुम्हें 5,000 तो नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 3,000 दे रहा हूँ, बराबर है। 3,000 क्यों? क्योंकि मैंने आपको 2,000 रुपीज़ तो आपको एडवांस में दे रखा है एज अ डिपॉजिट। एक काम कर, तो चिंतन को बोल रहा है मयूर, एक काम कर, तो 2,000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट में दिया है, और मेरी सप्लाई के सामने एडजस्ट कर, बराबर, मुझे जो भी सप्लाई मिली है वो एडजस्ट कर, और चिंतन वो 2,000 रुपीज़ एडजस्ट कर लेगा, और बाद में उसको 3,000 मिलेगा। ये जब भी 2,000 रुपीज़ एडजस्ट हो रहा है, जिस दिन एडजस्ट हो रहा है सप्लाई के सामने, उसी दिन हम उसको कंसिडरेशन मानेंगे, अदरवाइज हम उसको यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। बस यही बोल रहा है, बराबर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बाद में कि द टर्म कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, द सेड डेफिनेशन इज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी हमको नीचे केस स्टडी दे रखी है, और केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन दिया है, बाद में आया है हाँ अपना जीएसटी डिपार्टमेंट ने, तो उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो क्या बोल रहा है, लेट अस एग्जामाइन, बराबर है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग 2 स्केनेरिया, बराबर। तो पहला केस क्या है कि डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्वाइड प्रो समथिंग फॉर समथिंग, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। ये दोनों के बारे में हम डीप में डिस्कशन करेंगे कि दोनों के केस में कहाँ पे कंसिडरेशन एग्जिस्ट है, मानेंगे कंसिडरेशन एग्जिस्ट है या नहीं मानेंगे कंसिडरेशन एग्जिस्ट नहीं, ऐसा मीन्स कि अभी हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे, बराबर है। अभी ये अपना डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में क्या बोल रहा है कि कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट इन अ मनी और अदरवाइज, बराबर है, फॉर द सप्लाई मनी और इन अ काइंड, बराबर है, वो तो हमने देखा आगे। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियंस फॉर द सप्लाई। मैं अभी इस टॉपिक को यहाँ पे पेंडिंग में रखता हूँ, क्योंकि हम बाद में उसको डिप में समझेंगे, बराबर। जब भी वो टॉपिक हमारे इसमें पढ़ाई में आएगा, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे, बराबर है। तो अभी ये मैं टॉपिक को बाद में रखता हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि बाय अ रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बराबर। कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, कोई रिसिपिएंट भी दे सकता है और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट ओनली व्हेन द पेएबल एज अ सब मीन्स के पेएबल बाय द सप्लायर एंड अप्लाई टू सच डिपॉजिट sorry when the sorry the deposit is a deposit to be considered as a payment when the supplier applies such deposit as a consideration for the said supply, बराबर। एक्सक्लूड मीन्स के सब्सिडी कभी एक्सक्लूड करनी है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास से मिले तो एक्सक्लूड करनी है, अदरवाइज किसी और पर्सन के पास से मिलती है तो हमें एक्सक्लूड नहीं करनी है। लेकिन सब्सिडी का टॉपिक अभी मैं आपको इसी लेक्चर में आगे पढ़ाता हूँ कि व्हाट इज़ अ मीनिंग बाय सब्सिडीज एंड सब्सिडी कब हमको इंक्लूड करनी है, कब हमको इंक्लूड नहीं करनी है, बराबर। अभी मैंने आपको आगे बोला था कि एक केस स्टडी 2 है, तो हम देखेंगे कि डोनेशन रिसीव बाय अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अ इंडिविजुअल डोनर्स विदाउट क्वाइड प्रो क्यू, बराबर। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कभी ऐसा होता है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है ना, या कोई ओल्ड एज होम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं और हमसे पॉसिबल हो इतना हम वहाँ पे डोनेट करते हैं, बराबर। तो जब भी हम डोनेशन करते हो तो वहाँ पे वो ग्रेटिट्यूड के हिसाब से हमारा वहाँ पे कोई नेम प्लेट लगाते हैं कि किसी मीन्स के देखोगे, अभी मैंने 2 ही एग्जांपल लिए, तो मीन्स के मयूर ने इतना पैसा दिया, चिंतन ने इतना पैसा दिया, बराबर है। तो हम वहाँ पे जाते हैं, डोनेशन करते हो, तो वो लोग हमको उसके बदले हमारी नेम प्लेट वहाँ पे लगाते हैं। तो जो नेम प्लेट लगाते हैं तो उसको क्या हम कंसिडरेशन माने या नहीं माने, या सप्लाई माने या नहीं माने, जो भी हमने डोनेशन किए है उसका, भाई तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए केस स्टडी को यहाँ पे ये दे रखा है ICAI ने, बराबर। तो क्या बोल रहा है, इन इम्पोर्टेंट फीचर फॉर अ कंसिडरेशन इज अ क्वाइट प्रोक्यू समथिंग फॉर अ समथिंग, बराबर। कंसिडरेशन में क्या होता है कि समथिंग फॉर अ समथिंग, हमने कुछ दिया है उसके सामने हम कुछ लेंगे, उसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे, अदरवाइज हम कंसिडरेशन उसको नहीं बोलेंगे। डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन ओनली इफ देयर इज एग्जिस्ट क्वाइट प्रोक्यू समथिंग इन समथिंग टू समथिंग, बराबर। समथिंग फॉर अ समथिंग मीन्स के हम कभी कंसिडरेशन मानेंगे समथिंग फॉर समथिंग है, एग्जिस्ट करता है वो क्राइटेरिया, तभी हम उसको कंसिडरेशन मानेंगे, अदरवाइज कंसिडरेशन मानेंगे। देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ अ डोनेशन और गिफ्ट एनीथिंग अ सप्लायर, बराबर। तो अभी मैंने क्या बोला कि कोई हमको हम डोनर है, तो हमने डोनी को जो भी डोनेशन दिया है वो डोनी हमको कुछ रिटर्न करता है, बराबर है, कुछ तो रिटर्न करेगा, तो उसको क्या हम कंसिडरेशन मान लेंगे एज अ सप्लाई ऑफ द सर्विस, बराबर है। तो आगे बोल रहा है, जनरली इंस्टीट्यूशन सच एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, बराबर है, ओल्ड एज होम एक्सेट्रा रिसीव फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ द डोनेशन और अ गिफ्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर्स, बराबर है। In the order to express the gratitude towards the such help and the support, the recipient institution place a name plate or a similar such acknowledgement in their premises, बराबर। मैंने बोला ना कि अभी वहाँ पे हमने कोई डोनेशन किया है तो उसके प्रेमिसेस में वो नेम प्लेट लगाता है, बराबर है, ठीक है। When the name of the donor is a display in the recipient of the institution premises in such manner which can be said to be an expression of the gratitude and the public recognition of a donor act a philanthropy and is not aimed to at giving a publicity to a donor of a such manner that is would be an advertisement or a promotion of his business, then it can be said that there is a no supply of a service for a consideration. In other words, there is a no obligation quid pro quo on the part of the receive the such donation do anything, therefore there is a no GST on a such consideration। मीन्स यहाँ पे क्या बोलना चाहता है पता है, मैं आपको एग्जाम्पल की तरह आपको समझाता हूँ कि ये क्या बोलना चाहता है, बराबर है। लेट से मयूर का कोई बिजनेस है, बराबर है, क्या है, हाँ, सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करके कोई उसका बिजनेस है, बराबर है। वो अभी कोई ओल्ड एज होम में गया,
ओल्ड एज होम में जाके उसने डोनेशन किया 1000 रुपीज़, सॉरी 1 नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ पे हाँ 1 लाख रुपये ले लेता है। ओल्ड एज होम में गया, 1 लाख रुपीज़ डोनेट किया, बराबर है। 1 लाख रुपीज़ डोनेट किया तो ओल्ड एज होम वालों ने वहाँ पे अपनी नेम प्लेट लगा दी कि मयूर ने इतना डोनेशन किया। लेकिन मयूर के पर्सनल नाम के मयूर ने डोनेशन किया और उसकी नेम प्लेट वहाँ पे पर्सनल नेम पे लगी है, तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानेंगे, बराबर है। और बिजनेस एक्टिविटी मीन्स के बिजनेस प्रमोशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है, मीन्स के उसने हमने डोनेशन किया और उसने वहाँ पे नेम प्लेट लगाई और हमने वो हमारी पर्सनल नेम पे लगी है, तो उसके हिसाब से जो भी बोल रहा है ICAI, तो उसके हिसाब से कोई हाँ यहाँ पे बिजनेस का प्रमोशन नहीं हुआ है, तो हम वहाँ पे उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, बराबर है। इस केस में हम उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। लेकिन सेम वहाँ पे डोनेशन किया, लेकिन वहाँ पे प्लेट लगाई है सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करके, बराबर है। वहाँ पे उसने लगाई है सौराष्ट्र इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करके, वहाँ पे नेम प्लेट लगा दी है कि उसने इतना इतना डोनेशन किया, तो हम उसको यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी मान लेंगे, क्योंकि GST डिपार्टमेंट मीन्स का CBIC और गवर्नमेंट ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे आपने बिजनेस प्रमोशन किया है, अपना बिजनेस का प्रमोशन किया है, मीन्स कि आपकी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट हुई है यहाँ पे, बराबर है। तो हम उसको कंसिडरेशन मान लेंगे, उसको हम GST सप्लाई मान के आपका जो भी डोनेशन किए आपने तो कंसिडरेशन मान लेंगे एज अ सप्लाई ऑफ द सर्विस, और हम उसको यहाँ पे टैक्सेबल कर लेंगे, बराबर। ये दोनों केस है, मीन्स के बिजनेस प्रमोशन के लिए जो भी हमने डोनेशन किया है उसको हम यहाँ पे GST में सप्लाई मान लेंगे और उस पर कंसिडरेशन जो भी मिला है, मीन्स के जो भी डोनेशन किया है उस पर हम GST लगा देंगे। लेकिन कोई बिजनेस प्रमोशन के लिए हमने डोनेशन नहीं किया है तो हम उसको GST में इंक्लूड यहाँ पे नहीं करेंगे, बस यही इतना बोल रहा है। यहाँ पे बाद में 2 एग्जाम्पल दे रखा है, सम एग्जाम्पल ऑफ द केस वेयर देयर वुड बी अ टैक्सेबल नॉट अ टैक्सेबल सप्लाई आर एज द फॉलोज। क्या बोल रहा है कि भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू कोई संस्था, योगनिष्ठ संस्था है, अ चैरिटेबल योगनिष्ठ इंस्टीट्यूशन, बराबर है। योगनिष्ठ संस्थान प्रिंटेड अ नेम अंडर द नेम प्लेट, बराबर है। क्या क्या नेम यहाँ पे मीन्स के लग रहा है कि गुड्स विशेज फ्रॉम द मिस्टर भूषण, बराबर। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी नंबर हाँ मीन्स के जो भी नेम प्लेट यहाँ पे रखी है ना वो पर्सनल नेम पे रखी है, गुड विशेज फ्रॉम द भूषण, बस। यहाँ पे कोई भूषण का कोई बिजनेस होता और उसकी नेम प्लेट लग गई होती तो यहाँ पे हम उसको GST मान लेंगे, लेकिन उसके पर्सनल नाम पे लगी है तो हम उसको GST में कंसिडर एज अ सप्लाई नहीं करेंगे, बराबर है। दूसरा केस क्या है, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू अ टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर, बराबर है। द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन अ रूम इन द टेम्पल कंप्लीटेड फॉर अ सच डोनेशन एंड वोट डोनेटेड बाय द श्रीमती दुर्गा इन द मेमोरी ऑफ हर फादर द डोनर फ्लोर ऑफ द रूम, बराबर। क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कोई दुर्गा है, श्रीमती दुर्गा करके, और उसके कोई फादर एक्सपायर हो गए, तो फादर एक्सपायर हो गए तो उसके लिए उसने कुछ डोनेशन किया है टेम्पल में, बराबर है। और टेम्पल में डोनेशन किया है तो वहाँ पे वो डोर पे, टेम्पल के डोर पे क्या लिखा है कि भाई इन द मेमोरी ऑफ द दुर्गास फादर, बराबर, ऐसे करके लग दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे कोई बिजनेस का प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है, तो हम उसको यहाँ पे सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे और उसको हम उस पर हम GST नहीं लगाएंगे, बराबर। इन द अबव एग्जाम्पल इट मे बी नोटिस दैट देयर इज नो रेफरेंस और मेंशन ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द डोनर विच अदरवाइज वुड हैव गॉट एडवर्टाइज, बराबर। तो मैंने बोला कि यहाँ पे कोई बिजनेस प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हम उसमें GST कंसिडर नहीं करेंगे, बराबर, बस वही बोल रहे हैं। Thus, the GST is not leviable where the following 3 cumulative conditions are satisfied, namely तीनों तीन कंडीशन जब मीन्स के जो तीनों तीन कंडीशन दी हुई ना, जब तक तीनों तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना तब तक हम उसको ऐसा नहीं मानेंगे कि उस पर हम सप्लाई कंसिडर करके GST यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बराबर है, बस। तो तीनों तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, गिफ्ट दिया हुआ है, डोनेशन दिया है, मेड
टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट हैज द character of a gift or donation. Purpose of the philanthropy that is the leads a commercial gains and not advertisement. बराबर. तीनों तीन कंडीशन मीन्स की क्या बोलती है, जीएसटी नॉट लेविएबल वेयर द फॉलोइंग थ्री क्यूम्युलेटिव कंडीशन आर सेटिस्फाई, मीन्स सॉरी मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मीन्स कि ये तीनों तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको जीएसटी में कंसिडर नहीं करेंगे, सप्लाई कंसिडर नहीं करें। लेकिन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ब्रीफ मीन्स के ब्रेक हो रही है तो उसको हम सप्लाई में मान कर जीएसटी लगा देंगे। बराबर है, बस वही बोल रहा है। लेकिन वो सर्कुलर कब आया था? 2019 में आया है, हाँ 11 अक्टूबर 2019 में वो सर्क्यूलर आया हुआ है। बराबर, सर्क्यूलर नंबर है 116/35/2019। और दूसरा हमने देखा था कि आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू अ गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई एज अ कंसेक्यूटिव फ्लो फ्रॉम द गैलरी टू द आर्टिस्ट। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में एक डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्या होता है कि एक आर्टिस्ट है ना, वो अपना आर्ट वर्क है ना, जो भी बनाई हुआ आर्ट वर्क वो एक गैलरीज को सेंड करता है फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जीबिशन। बराबर है। तो इन बिटवीन क्या होता है कि हमने मीन्स कि एक आर्टिस्ट ने अपना आर्ट वर्क एग्जीबिशन के लिए किसी गैलरी को ट्रांसफ़र किया है तो वहाँ पे कुछ कंसिडरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। बराबर। लेकिन बाद में वो एग्जीबिशन में कुछ लोग आते हैं, वो आर्ट को परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद वहाँ पे कंसिडरेशन पे करता है, तभी टाइम उसको हम यहाँ पे सप्लाई मानेंगे। बराबर, ऐसा होता है। तो अभी क्या होता है कि आर्ट वर्क जो भी सेंड किया गया है टू द एग्जीबिशन फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जीबिशन, टू द गैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीबिशन, तो हम उसको सप्लाई यहाँ पे नहीं मानेंगे। बस यही कह रहा है। बराबर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्टिस्ट गिव देयर वर्क of art to galleries where it is exhibited for a supply, however no consideration flow from the gallery। बराबर, कोई कंसिडरेशन आर्टिस्ट को नहीं मिल रहा है फॉर द जो भी आर्ट्स जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीबिशन, उसी केस में कोई गैलरी आर्टिस्ट को कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा है। बराबर। व्हेन द आर्ट वर्क सेंड टू द गैलरी, बराबर है, फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जीबिशन, बराबर है, यहाँ पे क्लियरली वही लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जीबिशन सेम इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। बराबर है, मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखा है, एग्जीबिशन एंड देयर फॉर द सेम इज नॉट treated as a supply। बराबर। इट इज ओनली व्हेन द बायर सिलेक्टेड पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्लेड एट द गैलरी। मैंने बोला ना, कई लोग आर्ट एग्जीबिशन में आते हैं और वो आर्ट परचेस करते तभी हम उसको सप्लाई माने, बस वही बोल रहे हैं। बायर मीन्स के जो भी हाँ एग्जीबिशन में वो सब आर्ट देखने आते हैं और वहाँ पे किसी आर्ट पसंद आ जाते हैं और ख़रीद लेते हैं, बस वही बायर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। द एक्चुअल सप्लाई टेक प्लेस एंड द एप्लीकेबल जीएसटी वुड बी पेएबल एट द टाइम ऑफ द सच सप्लाई। बराबर, बस यहाँ पे वही बोल रहा है कि हम उसको तभी टैक्सेबल करेंगे जब वो एक्चुअल में किसी बायर आके उसको खरीद लेगा, तभी हम उसको टैक्सेबल करेंगे, हम जीएसटी उस पर लगा देंगे। बराबर। तो अभी तो कंसिडरेशन को हमने यहाँ पे बात की, लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग बाय अ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अभी थर्ड पैरामीटर ऑफ द सप्लाई रह गया है, क्योंकि तीन जब भी ये पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम उसको सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंडर में उसको हम यहाँ पे सप्लाई इंक्लूड नहीं करेंगे। बराबर है। इसलिए हमको एक कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हमको डीप में पढ़ना पड़ेगा और मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी यहाँ पे मैं लेक्चर ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। हमने वो सब्सिडीज़ के बारे में देखा था, तो सब्सिडीज़ की यहाँ पे कैसे इंक्लूड करना है, कैसे इंक्लूड नहीं करना है, कौन सी सब्सिडी इंक्लूड करनी है, कौन सी इंक्लूड नहीं करनी है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। बराबर है। ये सब्सिडी के बारे में हम वैल्यू ऑफ द सप्लाई में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बराबर है। सब्सिडी कभी इंक्लूड करनी है, कभी नहीं करनी है। बराबर है। तो सब्सिडी तो पहले हम यहाँ पे दो पार्ट कर लेंगे कि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड
फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, बराबर। दूसरी रिसीव है फ्रॉम एनी अदर पर्सन, बराबर है, रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन, बराबर। तो फ्रॉम अन अदर पर्सन है ना, तो हम सब्सिडी डिडक्ट मीन्स के सब्सिडी लेस नहीं करेंगे, सब्सिडी नॉट डिडक्ट सब्सिडी फ्रॉम प्राइस ऑफ गुड्स अथवा सर्विसेज, बराबर है। तो हम यहाँ पे उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, बराबर है। मीन्स के भले ही यहाँ पे 10 रुपीज़ की कोई चीज़ थी, आपको उस पर 5% सब्सिडीज मिल रही है और 5 रुपीज़ आपको कस्टमर के पास से आप 5 रुपीज़ ले ले, लेकिन इसी केस में आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 ही गिनी जाएगी और उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा एक केस में, बराबर है। और दूसरी एक सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास मिलती है, तो उसमें क्या है कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, बराबर है। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, बराबर है, और नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, बराबर है, नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। तो ये सब्सिडी है ना, पहले तो मैं नॉट डायरेक्टली लिंक टू दी प्राइस, तो इसमें क्या है कि आपने 10 रुपीज़ की मीन्स के ये इसी केस में क्या होती है, डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली लिंक टू दी, बराबर है, प्राइस। उसी केस में आपको एक बल्क में सब्सिडीज मिलती है, और सब्सिडीज़ कोई प्रॉपर नहीं होती है, कोई प्रॉपर गुड्स और सर्विस के लिए नहीं होती है, एक बल्क में मिलती है आपकी बिजनेस के लिए। तो आप क्या करोगे, आपकी कॉस्ट सब्सिडीज मिलने की वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होने के कारण आप क्या करोगे कि आपकी मार्जिन तो वैसे भी बढ़ जा रही है कि आपकी कॉस्ट वो रिड्यूस हो गई, तो आप क्या करोगे, आपकी डिमांड बढ़ाने के लिए आप अपना गुड्स की प्राइस कम करोगे फ्रॉम दी मार्केट वैल्यू, बराबर है। तो मार्केट वैल्यू के जो भी वैल्यू है उसमें आप उसको अपना लोअर प्राइस में अपना गुड्स बेचोगे या सब्सिडी के कारण। लाइक मार्केट वैल्यू किसी गुड्स की है 10 रुपीज़, आपने उसमें 5 रुपीज़ अपनी सब्सिडीज लगाई है, जो भी सब्सिडीज मिली है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास से, लेकिन वो डायरेक्टली लिंक नहीं है प्राइस, डायरेक्टली नॉट लिंक टू दी प्राइस, बराबर, लिंक नहीं है प्राइस के लिए। तो आप क्या करोगे, तो जीएसटी वालों ने ऐसा बोल दिया, एक काम करो आप 10 रुपीज़ ही अपना जो भी है उस पर ही जीएसटी लगाओ, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हम यहाँ पे 10 रुपीज़ ही मानेंगे, 5 रुपीज़ नहीं मानेंगे। किस केस में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास से कोई सब्सिडीज मिली है और सब्सिडीज नॉट डायरेक्टली लिंक विद दी प्राइस है, बराबर, और प्राइस के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं करता है, लेकिन डायरेक्टली लिंक टू दी प्राइस। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी बिजनेस को अपनी सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, किसी बिजनेस कैटेगरीज को, बराबर है, किसी बिजनेस को नहीं, किसी बिजनेस कैटेगरीज को, और क्या बोल रहा है कि आप एक काम करो, हम आपको इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं और आप अपना जो भी गुड्स या सर्विस है, एक कैटेगरीज गुड्स और सर्विस कोई कंपनी की मीन्स के बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा बोल दिया कि ये गुड्स है ये सर्विस है, उस आप जो भी सप्लाई करोगे उसमें हम गवर्नमेंट सब्सिडीज देंगे, बराबर। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अनाउंस कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, बराबर। तो उस केस में क्या होता है कि वो तो लिंक है डायरेक्टली टू दी प्राइस, बराबर, ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है कि आप 1 यूनिट सोल्ड करो, उस पर बराबर हम उसको 5 रुपीज़ सब्सिडी देंगे। मीन्स के यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 रुपीज़ की कोई गुड्स थी, वो 5 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बेचने के लिए सब्सिडी दे रही, तो 5 रुपीज़ हम कस्टमर के पास से चार्ज करें, तो उसी केस में क्या है कि जीएसटी हम ये 5 रुपीज़ पे ही चार्ज करेंगे, बराबर है, ठीक है। बस यहाँ पे वही बोल रहा है। और एग्जांपल के मैं दौर पे एक बोलूँ ना, तो यूरिया हम
परचेस करने जाते हैं बाज़ार में यूरिया जो भी फर्टिलाइज़र आता है ना, तो वो परचेस करते तो उस पर गवर्नमेंट ने एक सब्सिडीज रखी होती है कि हम थोड़ा ज़्यादा पता नहीं कितना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सब्सिडीज रखी हुई है। तो डायरेक्टली लिंक टू दी प्राइस है। डायरेक्टली लिंक टू दी प्राइस में क्या होता है कि कस्टमर के पास से जो भी एक कंपनी या जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो भी चार्ज करता है ना, उसके पर ही जीएसटी लगा। डायरेक्टली नॉट लिंक टू द प्राइस है, बराबर। नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस में क्या होता है कि वो कोई स्पेसिफिकली नहीं दे रखी है सब्सिडीज, वो जनरल एक बिजनेस पर्पज़ के लिए दे रखी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी मार्केट वैल्यू है ना, उस पर ही हम चार्ज करेंगे। ये तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई, लेकिन अदर पर्सन के पास कोई भी सब्सिडीज मिले डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस और नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, हम वहाँ पे मार्केट वैल्यू को कंसिडर करके उस पर हम जीएसटी लगाएंगे। आपको यहाँ पे समझ में आ गया? चलो आ गया है तो अभी मैं अपना जो भी बाद में वो डिस्कशन करने वाले हैं, द व्हाट इज़ द मीनिंग बाय कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, तो हम यहाँ पे उसको अगले लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।